बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने एक्सेल के हवाले से फर्दर थोड़ा सा एडवांस हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखी थी कि एक्सेल है क्या, उसमें मेन्यूज बार्स वगैरह की बात हमने की थी, टैब्स की बात की थी, यानी शीट्स की बात की थी, फॉर्मेटिंग की बात की थी, सेल रेफरेंस वगैरह की बात की थी। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना शुरू करेंगे, और ये प्रैक्टिकल वर्क भी एक्चुअल में बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। यानी हम एक्सेल को एज ए कैलकुलेटर यूज करेंगे। जिस तरह से हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, एक्सेल को इनिशियली हम एज ए कैलकुलेटर लेंगे, और देखेंगे कि हमें कितना फैसिलिटेट करता है और कितना एडवांस कैलकुलेटर है। गो के मैंने जो कुछ यहाँ पे किया है या जो एक्सप्लेन करूंगा वो भी कोई बहुत एडवांस कैलकुलेटर नहीं होगा, या बहुत एडवांस चीज़ें भी नहीं बताऊंगा। ग्रेजुअली हम चीज़ें सीखते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे कीनली देखेंगे तो आप एक एक्सेल के अच्छे एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, और कंप्यूटेशन के हवाले से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और चीज़ों का जो सीक्वेंस है एज ए डाटा एनालिस्ट या एज ए स्टैटिस्टिशियंस, वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक्सेल में जब भी किसी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो बेसिकली उसके लिए कोई ना कोई हमें स्टैटिस्टिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, या दूसरे अल्फाज में एक्सेल का फार्मूला चाहिए होगा। ये कैलकुलेशन डेट्स पे भी हो सकती है, यानी वो जो डेट वाला डाटा हमने एंटर किया था, या टेक्स्ट वाला डाटा है उस पर भी एक तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। यानी वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं होंगी, लेकिन किसी और फॉर्मेट में कैलकुलेशन होंगी। और इस तरह से जो हम नंबर एंटर करते हैं उन पे भी हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और डेफिनेटली नंबर्स पे तो वैसे ही हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो आपने फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने 500 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स हैं वो आपने ऐड करने हो, या किसी की मंथली सैलरीज पे कोई कैलकुलेशन करनी हो, या कोई डिडक्शन जैसे टैक्स डिडक्शन है वो आपने करनी हो, आप बड़ी आसानी से सारे इस तरह के बेसिक से काम बड़ी आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या कुछ सीखना है, हमने एक्सेल की बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है, जिसे अरिथमेटिक ऑपरेटर या अरिथमेटिक फार्मूलाज कहा जाता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये बिल्कुल बेसिक से ही हमारे पास अरिथमेटिक फार्मूलाज हैं। हमें सेल की कुछ टाइप्स हैं सेल रेफरेंस की, जिसमें एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। उनमें हमें डिफरेंस देखना है और उनका यूज भी सीखना है। ऐसे ही हम मॉड्यूल 2 में सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट वगैरह, या राउंड करना, राउंड अप और राउंड डाउन करना वगैरह, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन 1 की तरफ आते हैं। ये ओवरऑल मॉड्यूल 2 की समरी थी। लेसन 1 में हम अपना पहला फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। तो पहला फार्मूला लिखने का जो मेन पॉइंट है, या किसी भी फार्मूला लिखने का एक जो अहम पॉइंट है, वो ये है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लाजमी तौर पर इक्वल साइन से शुरू होगा। यानी अगर किसी फार्मूले के साथ इक्वल साइन नहीं है तो उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। नॉर्मल कैलकुलेटर में हम कोई नंबर लिखकर, फिर प्लस साइन लिखकर, और फिर कोई नंबर लिखते हैं और इक्वल साइन प्रेस करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हम पहले इक्वल प्रेस करेंगे और बाकी काम वही होगा। एक्सेल ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। मिसाल के तौर पे आपने एडिशन करनी है तो एडिशन की जो सिंबल यूज होगी वो ये वाली सिंबल यूज होगी, प्लस वाली। तो जब हम इक्वल लिखकर 10 + 5 करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15। ये रिजल्ट कहाँ पर आएगा, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैं इस वक्त सेल F5 में हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ =10 + 5। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास F5 में 15 आ जाएगा। अब वो 10 + 5 हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। अगर आपने उन नंबर्स को देखना है तो इस सेल रेफरेंस पे वापस आएंगे F5 पर, और फार्मूला बार में आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो आप नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 + 5 नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल में हमने क्या किया था, एक्चुअल में हमने 10 + 5 लिखा था, लेकिन जैसे ही हमने इस साइन को प्रेस किया या डबल क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई। प्लस की जगह पर हमने माइनस लिखा। सपोज इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। मैं बॉटम पर आकर यहाँ पे 10 - 5 कर देता हूँ। आप स्पेस भी यूज कर सकते हैं। स्पेस मैंने यानी इसके पहले माइनस साइन से पहले और बाद में स्पेस यूज किया। आप स्पेस चाहें तो ना भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन आपके पास कैलकुलेशन आ जाएंगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन साइन है।
फिर डिवीजन साइन है, डिवीजन के लिए ये वाला साइन यूज नहीं होगा जैसे हम अपनी नॉर्मल मैथ में यूज करते हैं, बल्कि इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश, इसे कहते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश, ये हम यूज करेंगे। ठीक है। और अगर हमने किसी चीज की पावर लेनी हो, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3, तो हम ये हैट साइन यूज करेंगे, जो कि आप यूज करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और टॉप रो में आपने 6 प्रेस करना है। तो 6 के ऊपर आपको, यानी एक 6 लिखा होगा, उसके ऊपर हैट सा साइन होगा। तो ये हैट साइन बेसिकली पावर्स के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर। आप चाहें तो इनका मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, यानी ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल हमने ली थी। अगर हमने इसका मिक्सचर यूज करना है, यानी कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 + 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के लिहाज से इसका जो भी कैलकुलेशन वे बनता होगा, एक्सेल उसे अंडरस्टैंड करते हुए ऑटोमेटिकली आपको फाइनल आंसर दे देगा। एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहले 3 रेज टू पावर 2 कैलकुलेट होगा, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, और एट द एंड उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। यानी वो जो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, कि पहले ब्रैकेट्स, फिर पावर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये उसी वे से परफॉर्म कर देगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, पेड मास के नाम से जो आपने पढ़ा हुआ था। अच्छा, अब एक्सेल में नंबर्स को इस तरह से डील करना एज ए कैलकुलेटर बहुत अजीब सा लगता है। यानी अगर आपने कोई सिंगल कैलकुलेशन करनी है या एक दो कैलकुलेशन करनी है, फिर तो आप नंबर को इस तरह से डील कर लें, बेहतर लगता है। लेकिन एक्चुअल में एक्सेल का जो मेन एडवांटेज है वो स्टार्ट होता है जब आपने बेसिकली सेल रेफरेंस की बेस पे कैलकुलेशन करनी हो। तो हम बेसिकली अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि इक्वल टू 10 - 2, 10 प्लस 5 वगैरह करें, हम इसे नंबर्स को सेव करने के बाद फिर ट्राई करते हैं। देखें, मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि सपोज मेरे पास ये एफ, एफ कौन सा है, F1 में मैं आ जाता हूँ। F1 में मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है 10, और F2 में मेरे पास नंबर है 5। और मैं यहाँ पर उसका एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू F1 + F2। अब देखेंगे जैसे ही मैंने F1 लिखा, उसने से एक कलर भी दे दिया और हाईलाइट भी कर दिया, बॉर्डर भी लगा दिया। फिर मैंने जब दूसरा लिखा, रेफरेंस, सेल रेफरेंस दिया, तो उसने उसका कलर भी चेंज कर दिया और हाईलाइट भी उसे कर दिया। और आपको राइटिंग से भी आइडिया हो रहा है, और उनके सेल के बॉर्डर्स वगैरह से भी आइडिया हो रहा है कि कौन सा रेफरेंस किस सेल को बिलोंग करता है। अब जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा, तो एक्सेल क्या करेगा, F1 और F2 को ऐड नहीं करेगा, बल्कि F1, यानी रेफरेंस है ना, हवाला, F1 के रेफरेंस पे जो वैल्यू सेव होगी और F2 के रेफरेंस पे जो वैल्यू स्टोर हुई होगी, सेव हुई होगी, उन्हें वो ऐड कर देगा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सपोज मुझे यहाँ पे 10 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे 9 लिखना था, मैं 9 लिखूंगा, एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन को अपडेट कर देगा। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज अगर मैंने इसे इस तरह से किया होता, इक्वल टू 10 + 5, तो मुझे इस सेल को दोबारा एडिट करना पड़ता, और इसे मैं करेक्ट करता, फिर जाके ये करेक्शन होती, और इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान है कि मुझे 10 नहीं 9 लिखना था, यहाँ पे आपको हो सकता है बार बार चीज़ें चेक करना पड़े। इसी तरह से आपने यहाँ पर साइन चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से नेगेटिव ले सकते हैं, तब भी ठीक है। आपने इसका स्केयर लेना है, अब ये देखिए रिलेटिवली चीज़ें बहुत आसान सी हो गई हैं। हाँ, सिर्फ आपको सेल रेफरेंस का पता होना चाहिए कि एक्सेल सेल रेफरेंस से क्या मुराद लेती है, और सेल रेफरेंस में एक्चुअली होता क्या है। जैसे यहाँ पे A1 और B1 लिखा हुआ है और दरमियान में प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो A1 और B1 को ऐड कर देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि A1 में आपने जो कुछ स्टोर किया है, और B1 में आपने जो जो कुछ स्टोर किया है, उसका फाइनल आंसर दे देगा जो ऑपरेटर या जो कैलकुलेशन आप चाह रहे होंगे। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल F1 में कुछ भी नहीं लिखता, तो वो F1 के मुताबिक एफ और F2 के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन बनती होंगी वो कैलकुलेशन दे देगा। अब F1 में क्या था, कुछ भी नहीं है, उसने F1 से कुछ भी पिक नहीं किया। F2 में 5 है, 5 का स्केयर लिया, क्योंकि साथ माइनस साइन था, तो समथिंग जो नहीं एग्जिस्ट करती उसमें से उसने 25 को माइनस किया और आपको आंसर दे दिया। ये भी मुमकिन है, लेकिन उसने साथ साथ एक कोई वार्निंग भी दे दी। उसने कहा कि आपके पास कोई ऐसा सेल रेफरेंस भी मौजूद है जिसमें वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, तो आप उसे चेक कर लें।
तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू ना हो तो फिर क्या होता है, तब भी आंसर हमारे पास ठीक आता है। लेकिन एक्सेल आपको एहतियाती तौर पर एक वार्निंग सी दे देता है कि आप केयरफुल हो जाएं, आप जिन सेल्स को ऐड करें उसमें एक ऐसा सेल भी है जिसकी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो देखें वो वार्निंग नहीं आ रही। ठीक है, और 1 करता हूँ, यहाँ पे अगर 1 करता हूँ तो उसके मुताबिक इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एक्सपोनेंशिएशन पावर कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये मिक्सचर यूज किया था ऐसे आप मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लिया। हम इस पर कुछ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो काम देखना चाह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है। हमें इंस्ट्रक्शन ये दी गई है इस एग्जाम्पल में कि सपोज A1 में, एक मिनट, हरे मैं ऐसे ना एडजस्ट कर लूँ, या बल्कि एक और काम करता हूँ, इससे बेहतर है कि मैं इसे इस तरह से ले लूँ। जी, हमें क्या कहा गया यहाँ पर कि A1 में प्राइस ऑफ राइस है। तो मैं यहाँ पर A1 में ही आता हूँ, A1, और इधर हम प्राइस ऑफ राइस लिखते हैं। कितना का है उसने, 250 रुपीज। पी के आर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक है, B1 में हमारे पास है क्वांटिटी बॉट, कितनी मिकदार आपने परचेज की, 5 kg, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। C1 में हम लिखते हैं A1 मल्टीप्लाई बाय B1। तो ये जो बिल की कैलकुलेशन होती है पर यूनिट आइटम के लिहाज से, हम जो ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये कि हमें इस वक्त तो पता है कि A1 में किसी प्रोडक्ट की कीमत है और B1 में किसी चीज़ की क्वांटिटी है, और C में हमने उनका टोटल फाइंड किया हुआ है मल्टीप्लाई कर कर। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने काम ठीक किया है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम A1 में लिख दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस, और यहाँ पे लिख दें हम क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख दें टोटल कॉस्ट, तब भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी और कंफ्यूजन भी हो रही है। तो हम एक चाहें अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आइटम के नाम से लिख देते हैं फॉर एग्जांपल राइस। अब अंडरस्टूड हो गया कि आइटम प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं, या उस सबसे प्रोडक्ट कर लें कि एक राइस का प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 250 पर kg है, क्वांटिटी हम 5 kg परचेज कर रहे हैं, और जो उसकी टोटल कास्ट है वो हमने बाय मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे लिए बाकी आइटम्स या प्रोडक्ट्स के लिए जो एक तरह से बिल बनाना, कैलकुलेशन करना, वो रिलेटिवली आसान हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें, आपने प्राइस में चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल 350 प्राइस थी, तो तब भी आपके पास आंसर ऑटो करेक्ट हो जाएंगे। आपने 5 kg नहीं लिया था बल्कि आपने 5.5 kg लिया था, या 5.75 kg लिया था, तो जिस तरह की आपने यानी मेजरमेंट्स ली थी उसी के हिसाब से आ जाएगा। अगर आपसे मजीद इन्हांस करना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी के साथ बेशक आप केजी लिख दें। ठीक है, प्राइस के साथ आप बेशक PKR लिख दें, डॉलर्स में तो डॉलर्स में लिख दें, और साथ साथ आप इनकी एडजस्टमेंट भी कर लें। एडजस्टमेंट कैसे, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये ऑटो कॉलम एडजस्टमेंट हो जाएगी। जब आप इसे प्रिंट करेंगे फॉर्मेटिंग के इशू आएंगे, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इसे आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ठीक है, सेंटर लाइन कर लें दोनों तरह से, अपवर्ड डाउनवर्ड और लेफ्ट राइट भी। इन पे बॉर्डर्स लगा लें, फॉर एग्जांपल यहाँ तक का बिल था तो इस बिल पे आपने बॉर्डर लगा लेना है चारों तरफ, तब भी ठीक है। ये सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं आप, जिस तरह से आप यानी इजी फील हो, देखने में अच्छा लगे, आप उसे अरेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें इन्हांसमेंट कर सकते हैं। हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। अगर इससे पहले भी आपने कुछ करना है, देखें कोई कॉलम मौजूद नहीं था, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आप सीरियल नंबर पुट कर दें, SR नंबर। ठीक है, आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये आप मैनुअल भी पुट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसके ऑटो वेज भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पे बॉर्डर नहीं है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फॉन्ट्स में गया, बॉर्डर को क्लिक किया, बॉर्डर लग गया। इसी तरह से इसके अलाइनमेंट्स हैं, जो आपने बाकियों पे अलाइनमेंट्स किए हैं वो अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। जैसे बोल्ड आपने करना है, सेंटर लाइन करना है, इस तरह की आप सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी हमारी। आमतौर पे जो हम शॉप्स में हम देख रहे होते हैं या मॉल्स में देख रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आप चाहें तो एक्सेल को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है फार्मूला बार। फार्मूला बार को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसे देख चुके हैं, ये हमारा फार्मूला बार कहलाता है। फार्मूला बार में एक नेगेटिव, सॉरी, क्रॉस साइन है, टिक साइन है,
और इसी तरह ये देखें, ये यानी कैंसिल का काम करता है, ये एंटर का काम यानी एंटर प्रेस करना है या आप इसे क्लिक कर दें। और एफ का मतलब है इंसर्ट फंक्शंस, ये यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो गाहे बगाए हम देखते रहेंगे। आपने जब भी कोई फॉर्मूला एंटर करना है लाजमी तौर पे आपने इस बार को देखना होता है, या इस पे आपने नजर रखनी होती है कि इस फॉर्मूले में एक्चुअल में आपने क्या राइट किया है। जैसे टोटल कॉस्ट में यानी E2 में हमारे पास जो लिखा हुआ है, जो कैलकुलेशंस हैं वो एक फार्मूले से आई हैं, और फार्मूला क्या है, इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय D2, कि C2 सेल में और D2 सेल में जो कुछ था उसकी उसने मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इसी तरह से अगर आपने कोई एडिशन करनी हो तो वो एडिशन भी हो जाएगी। तो आपने हमेशा फॉर्मूला बार को जो है वो चेक करना है, और आप चाहें तो यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर प्लस साइन करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। टेक्निकली ये ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आप फॉर्मूले को अपडेट कर सकते हैं। सेल के हवाले से और फॉर्मूले के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एज ए स्टैटिशियन डाटा एनालिस्ट आपको ये लाजमी तौर पे डिफरेंस बताना चाहिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। यानी सेल की टाइप समझ लें कि ये दो मेजर टाइप्स हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। और इन्हें अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना, इनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली यहीं पे स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब, फॉर एग्जांपल A1, इसका कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है। बोथ रोज एंड कॉलम्स चेंज व्हेन कॉपीड। यानी जब भी आप इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, कॉपी करने का क्या मतलब है कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इसके बॉटम में एक छोटा सा आपको ग्रीन स्क्वायर नजर आ रहा होगा, इस पे माउस लाएंगे तो ये प्लस साइन में बन जाएगा, ब्लैक प्लस साइन में। माउस से आप क्लिक करेंगे और इसे डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर फार्मूला कॉपी हो रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ पे C3 D3 हो गया, C4 मल्टीप्लाई बाई D4 हो गया, ये फार्मूला कॉपी हो गया। इसे कॉपी करने का एक और वे भी था कि आप यहाँ पर आते कंट्रोल C प्रेस करते और कंट्रोल V इस तरह से, या सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल V करते थे, तब भी फार्मूला कॉपी हो जाता। तो ये फार्मूला आपका इस तरह से कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज बेसिकली सेल रेफरेंस कहलाती है। आप इसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएं तब भी फॉर्मूला देखें। अभी क्या होगा, उसने इस सीक्वेंस को जहन में रखते हुए अगला सीक्वेंस ऑप्ट कर लिया, D2 और E2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी। यहाँ पर E2 और F2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर F2 और G2, यानी सीक्वेंस वही है, एक C वाला और एक D। अब जब वो D लेगा तो D से नेक्स्ट वाला D और E और F। और अगर आप यहाँ पे आए तो रो वाइज आता जाएगा, यानी रो और कॉलम में वो C2 और D2 के मुताबिक रेफरेंस फॉलो करेगा, इसलिए इसे रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी आप एक तरह से रेफरेंस फिक्स कर देते हैं। रेफरेंस फिक्स करने से क्या मुराद है कि आप ए से पहले और जो नंबर है, यानी ए के बाद फॉर एग्जांपल डॉलर साइन पुट कर देते हैं। अब क्या होगा, कॉलम और रोज दोनों ही लॉक हो जाएंगी। इन्हें एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। अब इस एब्सोल्यूट रेफरेंस से क्या मुराद है, इसके लिए हमें बेसिकली एग्जांपल चाहिए होगी, और हम ये बॉटम वाली एग्जांपल को ही कंसिडर करते हैं। सपोज हमें ये कहा गया है, मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ ताकि हम इसके मुताबिक ही कर लें। हमें ये कहा गया है कि F1 में टैक्स रेट जो 17% है, एंड इट इज स्टोर्ड इन सेल F1। F1 में हमने 17% स्टोर कर दिया। 17% आप इस तरह से लिख लें या 0.17 लिख दें, दोनों सूरतों में हमारे लिए ठीक है। 17% हो गया। यू वांट टू कैलकुलेट टेक्स्ट ऑन 50 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्राइस इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपके पास 50 प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ प्राइसेस ऐसे ही लिख लेते हैं, रैंडमली मैंने कुछ लिख ली है। ठीक है, 50 चूंकि इस वक्त पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली चंद एक प्राइसेस जो है वो लिख ली हैं। ठीक है, चाहे तो हम एक अल्टरनेट वे यूज कर सकते हैं, रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो अब उसने ये कहा है कि ए A2 मल्टीप्लाई बाय F1, कॉपी दिस, अच्छा A2 मल्टीप्लाई बाय F1, यहाँ पे उसने गलत कर दिया। हम यहाँ पर B2 में कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि B2 में A1 मल्टीप्लाई बाय F1, मैं इसे एंटर करता हूँ। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि इस 50 प्रोडक्ट की प्राइस पे 17% के लिहाज से जो टैक्स चार्ज होगा वो 8.5 रुपीज़ होगा। और अब मैं अगर इसे कॉपी करूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली
हर एक पे कॉपी तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि F2 का रेफरेंस चेंज हो गया। यहाँ पे F1 आना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस यूज हो गया। इसका मतलब है कि मैंने F1 को चूंकि चेंज नहीं करना, तो मैं इन दोनों के साथ डॉलर साइन पुट कर दूंगा। अब अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, तो देखें हर नंबर F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 17% से, क्योंकि हमने तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस के लिए जो टैक्स रेट है वो 17% अप्लाई करना थी। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ये इजीली यूज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और रेफरेंस भी यूज होता है जिसे आप मिक्स्ड के नाम से कहते हैं, जैसे कॉलम लॉक्ड है या रो लॉक्ड है। कॉलम लॉक्ड का मतलब है कि आपने ए से पहले डॉलर साइन पुट करना है, लेकिन नंबर के से पहले या ए के बाद, यानी कॉलम के नेम के बाद आपने डॉलर साइन पुट नहीं करना। इसमें कॉलम लॉक हो जाएगा, यानी कॉलम चेंज नहीं होगा, रोज चेंज होगी। और जब रो लॉक होगी, यानी नंबर से पहले आप डॉलर साइन पुट करेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा कि कॉलम चेंज होगा, रोज चेंज नहीं होगी। हम इसी चीज को ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं F1 से पहले वाला नंबर से पहले वाला जो डॉलर साइन है वो खत्म कर देता हूँ, और मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो देखें अब क्या हुआ कि कॉलम से यानी कॉलम एफ ही है, लेकिन उसकी रोज चेंज हो रही हैं, F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसे दूसरी तरह से करता हूँ, इस तरह से, तो अब क्या होगा, देखें F1 ये हमारा ठीक अप्लाई हो रहा है, यानी रो फिक्स हो गई। और चूंकि कॉलम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे हम एक ही कॉलम में है, तो F1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव करता हूँ, तो देखें यहाँ पर अब FGHIJ के कॉलम चेंज हो रहे हैं, रो चेंज नहीं हो रही। और अगर आप दोबारा पहले वाला काम करें, तो देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। सो ये साइन जो है, डॉलर साइन, ठीक है। इसे अगर हम इस तरह से मूव करते हैं, तो देखें, ठीक है। और अगर हम इसे डाउनवर्ड मूव करते हैं, देखें रोज चेंज हो रही हैं, कॉलम फिक्स है। तो ये बेसिकली लॉक करना कहलाता है। आपको मैंने दोनों तीनों तरह से एग्जांपल्स दे दी हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सिंपल से काम है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मेन चीज़ है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज़ होगा, और अगर आपने कॉलम फिक्स करना है उससे क्या मुराद है, रो फिक्स करना है उससे क्या मुराद है, इसके हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी कर ली है। तो आज का मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट अभी सोहेब ने मुझसे शेयर की है, तो मैं उसे चेक करके ही फिर डिस्कस करूंगा। तो लेकिन अगर कोई जी क्वेश्चन है सर। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये एक बार ना अपना रिलेटिव का फिर से बता दें। हाँ जी, रिलेटिव सेल रेफरेंस से मुराद ये है कि आपका जो नॉर्मल सेल है ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। यानी आपने जैसे अच्छा सर। A1 A2 A3 वगैरह जो कुछ भी लिखा, ये रिलेटिव है। इसे जब आप कॉपी करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस को, यानी जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो अब चूंकि ये नंबर है, तो ये 15 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैंने कोई फॉर्मूला जी यूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ A1 प्लस B1, ठीक है। अब जब मैं इसे करूंगा कॉपी, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, A2 B2 बन जाएगा। यानी अब कॉलम के जो रेफरेंसेस हैं, A1 और A2, उनकी रोज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, बहुत रोज एंड कॉलम चेंज वन कॉपीड। आप उसे जिस डायरेक्ट मैंने इसे डाउनवर्ड में किया तो रोज चेंज हो रही हैं, राइटवर्ड में करूंगा तो कॉलम चेंज होंगे। ये रिलेटिव कहलाता है। एब्सोल्यूट में आप किसी न किसी चीज को फिक्स कर देते हैं, या तो आप किसी सेल को फिक्स कर देंगे, या कॉलम को, या रो को, यानी उसमें आप एक तरह से लॉक लगा रहे होते हैं। रिलेटिव में लॉक नहीं होगा, आप राइटवर्ड जाएंगे तो कॉलम चेंज होंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो रोज चेंज होंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है रिलेटिव में और